हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज ये वीडियो जो है बहुत दिनों बाद आई है, तो इसके लिए सॉरी। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप हर वीडियो में तो सॉरी सॉरी बोलते हैं, रेगुलरिटी ही नहीं है। अब क्या करें बेटा, वाईफाई वाला ही कुछ ऐसा है कि उसी ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया और कुछ हमारी भी केयरलेसनेस है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो चलिए इन सारी सॉरी को और सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर है, और इस इलेक्ट्रिसिटी की हमने 2 वीडियो पहले से डाल रखे हैं। तो आपको अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वो दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमिक कंडक्टर, अनओमिक कंडक्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होता है हम जानते हैं, नाम से ही हमको पता चल रहा है ओमिक कंडक्टर, ओम वाले कंडक्टर। ओम वाले कंडक्टर का मतलब क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, मतलब कोई कंडक्टर है और अगर उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो उसमें जो करंट फ्लो करे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर। पर इन रियलिटी क्या होता है, ये हमेशा वैलिड नहीं करता है। ये जो लॉ है ये केवल स्मॉल करंट्स के लिए है। जैसे ही हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता, और जब वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो हम वहां पर ओम्स लॉ को नहीं बोल पाएंगे। मतलब क्या बोलेंगे कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ इनवैलिड है। अगर ओम्स लॉ इनवैलिड हो गया तो उस कंडीशन में कंडक्टर को बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। तो समझ में आ रहा है कि क्या कहानी है। तो ओमिक कंडक्टर क्या होता है, आइए लिखते हैं। ओमिक conductor, those conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductor। ओमिक कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या है एग्जांपल, प्योर मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड हो, कॉपर इलेक्ट्रोड हो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। उसमें वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट जो होगी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, इसके लिए जो वी आई ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ में, वो एक क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और वो कहां से पास होके जाता है, ओरिजिन से होके जाता है। तो लिख लेते हैं नोट फॉर ओमिक conductors, the graph VI is a straight line passes through origin। कहां से पास करती है, ओरिजिन से। और अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये दिस इज योर वोल्टेज एंड दिस इज करंट। वी आई ग्राफ में आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देन ओमिक कंडक्टर्स आर व्हाट, दोस कंडक्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो लास्ट सेकंड वीडियो जाइए और देखिए। ओके, तो फॉर ओमिक कंडक्टर्स द ग्राफ
VI graph is a straight line and passes through origin. ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ होता है VI ग्राफ, ये ग्राफ कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन. नाउ व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर्स? इन जनरल अगर हम बात करें तो सारे ही कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं, अगर उसमें हम करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता. यानी कि जो ओम्स लॉ है वो तभी वैलिड करेगा, हम ओम्स लॉ की बात तभी करेंगे व्हेन करंट इज सो स्मॉल. ओके, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द करंट, द वोल्टेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द करंट. वोल्टेज जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा. आइए आगे बढ़ते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर सीखते हैं. आपका ओमिक कंडक्टर, आइए सीखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर. पहले लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर इसके बारे में बात करते हैं. नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर. थोड़ी राइटिंग खराब है बेटा, समझ लीजिएगा, वैसे आप लोगों से अच्छी है ये. Those conductors which do not obey Ohm's law are called what? Non-ohmic conductors. उसे क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं. एंड द एग्जांपल्स आर, व्हाट आर द एग्जांपल्स? पीएन जंक्शन डायोड, metal when high current is flowing through it. Zener diode, thyristor. तो इस तरीके से ये सारी डिवाइसेस हैं. पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, थायरिस्टर, ये सब के सब सेमी कंडक्टर्स है. सेमी कंडक्टर भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो ठीक है. और ये मेटल्स हैं. अगर इन सब के लिए आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो होगा VI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर. पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं. तो क्या है? VI ग्राफ is not a straight line for non-ohmic conductors. Okay, non-ohmic conductors के लिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं आता. जैसे मेटल्स के लिए ही अगर हम बना दें VI तो क्या होगा? एक लिमिट तक तो हमको पता है कि अगर एक लिमिट होगी करंट की, उसके आगे जब जाना स्टार्ट करेगा तो V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और ये हल्का सा कर्व्ड हो जाएगा. सेम करंट के लिए हमको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, जैसे ऐसे बस थोड़ी थोड़ी करंट बढ़ाने के लिए. तो V और I इस पॉइंट के बाद प्रोपोर्शनल नहीं रहे, है ना? क्यों? क्योंकि करंट बढ़ाई हम लोगों ने. जब करंट बढ़ाएंगे तो V जो होगा I के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा. एक लिमिट होगी कि हाँ उसके आगे आप जाओगे तो V I के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा. तो ये इस तरीके से V और I का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये मेटल्स के लिए. पीएन जंक्शन डायोड, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ यूं आता है बेटा, ये और फिर ये है. यहां पर V और यहां पर I. ये क्या है? पीएन जंक्शन डायोड. ये है फॉरवर्ड बायसिंग. केवल हम अभी नाम जानेंगे. बायसिंग का मतलब है वोल्टेज अप्लाई करना. फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है? व्हेन प्लस टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल
and negative is connected with the negative terminal, then that semiconductor is said to be in forward biasing. जब सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल किसके पॉजिटिव से? सेल के, और नेगेटिव से कनेक्टेड होता है तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और ये है रिवर्स बायसिंग। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं RB। When the positive terminal of the semiconductor is connected with the negative terminal of the cell and negative terminal of the semiconductor is connected with the positive of the cell, then that semiconductor is said to be in reverse biasing। तो उसे आप छोड़ दीजिए, वो आपको 12th क्लास में बहुत ब्रीफ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। तो ये किसके लिए है? पीएन जंक्शन डायोड के लिए है, और सबके लिए भी ग्राफ बनाया जा सकता है, पर आपको वो सब जरूरत नहीं है। जरूरत तो ये भी नहीं है, आपसे जस्ट सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि वीआई ग्राफ कैसा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए, तो आपको याद रखना है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्या नहीं होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए वीआई ग्राफ कैसा होता है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप कि आपको याद रहेगा ये। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अलग अलग रेजिस्टर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें तब उसकी वैल्यू क्या होगी, या उन सबको हटा के अगर हमने चार, जैसे सपोज हम लोगों ने एक सर्किट बनाई और उसमें 10 रजिस्टर लगा दिए, 10 रजिस्टर जगह लेंगे भाई, उनका अपना अपना प्लेस होगा। हम चाहते हैं इन 10 को हटा के जो काम ये 10 कर रहे हैं उसकी जगह पर हम एक लगा दें सिंगल, और वही वो सिंगल उन 10 के बराबर वर्क करे, तो हम क्या बोलेंगे? इसके बराबर जो 10 लगाए हैं इनके इक्विवेलेंट एक रजिस्टर हमने लगा दिया, और इसका मतलब उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस वाले रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये कैसे लगाते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए इन्हीं बातों पे आपका ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। आइए हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सपोज वी हैव अ सर्किट एंड वी हैव मेनी रेजिस्टर्स इन दैट सर्किट एंड वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द resistors, but we wish to maintain the same resistance as before। तो क्या करना चाहिए हमें? उन जितने रेजिस्टर्स जो हमको परेशान कर रहे हैं, जो जगह ले रहे हैं, या जैसा भी है, उनको हटाकर हम एक उसकी जगह पे ऐसा रजिस्टर लगा दें जिसका रेजिस्टेंस सेम, जितने वो 10 12 जो भी लगे हैं उनके बराबर रेजिस्टेंस हो जाए। तो हम इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो दो तरीके से होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे है, आइए सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ combination of resistors। First combination, series combination। First is series combination। What is series combination? What is series combination? Series combination क्या है? जब रेजिस्टर्स टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टेड हो। टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टेड का क्या मतलब है कि तो इस तरीके से एक ये है, एक रेजिस्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। जब इस तरीके से कनेक्टेड होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब एक यहां से यहां, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। When resistors are connected in such a manner, then we said to be the combination, then we said the circuit is in series combination। ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। दिस एक सेल ऐड कर दिया यहां पर, इसका टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, ये
अब सपोज द ईएमएफ ऑफ द सेल इज V, then the potential drop across the R1, R2, R3, इन तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? सपोज V1 is across the R1, V2 is across the R2 and V3 is across the R3. Okay, and I current is flowing through the circuit. I current जो है इस सर्किट में फ्लो कर रही है। अब I अगर फ्लो कर रही है तो I इसमें से भी जाएगी, फिर यहां से भी आई और यहां से भी आई, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आई R1, R1 अलग, R2 अलग, R3 अलग, तो V1 अलग, V2 अलग, V3 अलग। ओके, और याद रखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंट। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है लेकिन करंट सेम रहती है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसका एक डेरिवेशन निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर V1 है, यहाँ V2, यहाँ V3, और ये कौन सप्लाई कर रहा है इन तीनों को? V सप्लाई कर रहा है। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? IR। सपोज इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टर्स इज R, देन IR किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। RS इज इक्वल टू V1 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन हो जाएगा, I cancel, and RS is equal to R1 plus R2 plus R3. This is what series equivalence resistance of the series combination. जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पर कैसे इक्विवेलेंस निकालेंगे? तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बहुत इजी। अगर ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, तो 2 3 5 4 9, यानी इन तीनों को हटाकर आप एक लगा सकते थे। 9 ओम का वो भी उतना ही वर्क करता, उतना ही काम आता जितना ये तीनों मिलकर आ रहे हैं। या यूं बोले कि उनके अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता जितना इन तीनों के अक्रॉस हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीरीज में होगा तो इस तरीके से। तो याद रखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देता हूं मैं, इन दिस कॉम्बिनेशन electric current is same but voltage is different. वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये तो हो गया बेटा सीरीज की बात। क्या होता है यहाँ 3 की जगह पे 50 लगे होते, 500 लगे होते, 2000 लगे होते, कोई फर्क ना पड़ता। तब भी हमें देखिए 1 था, 2 थे तो R1 R2, 3 है तो R1 R2 R3, 4 होंगे तो R1 R2 R3 R4, 5 होंगे तो R1 R2 R3 R4 R5, इस तरीके से। तो अगर 100 हो तो R1 R2 R3 R5 R100, पूरा 100 तक चला जाएगा। n हो तो क्या होगा? तो R1 R2 R3 डॉट 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 Rn सिंपली ऐड हो जाएगा। तो याद रखिए फॉर n रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट 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 प्लस Rn। For n resistors, if n resistors are connected in series combination, then the equivalent resistance of the combination is R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn. So this is what series combination. Okay. This is what series combination. Series combination हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा?
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में क्या था, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टेड थे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सारे रेजिस्टर्स का टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्टेड होगा। मतलब अगर यहां पर 3 रेजिस्टर्स हैं, तब ये तो क्या समझ में आ रहा है, ये आ गया R1, R2, R3, V plus minus I current is flowing. Now when I reach at this junction, it has 3 paths. So I1, I2, I3. फर्स्ट ब्रांच में I1 जाएगी, सेकंड ब्रांच में I2 जाएगी और थर्ड वाले में I3 जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा I का, और फिर ये तीनों आके यहां में जाएगी और यहां क्या आ जाएगी, I। समझ में आ रहा है? तो क्या दे, अब पोटेंशियल की बात करते हैं, V की बात करते हैं। तो याद रखिए पोटेंशियल वोल्टेज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो इसके क्रॉस भी V लगेगा, इसके क्रॉस भी V लगेगा और इसके क्रॉस भी V लगेगा, यानी सम में पोटेंशियल या वोल्टेज सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज करिए यहां से 100 चार्ज चले और 100 में से उनको 3 रास्ते मिले, तो वो कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर, तो I1, I2, I3 वो अलग हो गई, लेकिन सबके टर्मिनल सेम है, टर्मिनल सेम है यानी लोकेशन सेम है। इन सबको एनर्जी जहां से मिलनी है, जहां से इनको पोटेंशियल मिलना है, वो टर्मिनल सेम है। जब टर्मिनल सेम होंगे तो पोटेंशियल भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं, पॉइंट डिपेंडेंट होता है। मतलब वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये लोकेशन सबकी सेम है, इसलिए सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए इसको करते हैं। नाउ I is equal to I1 plus I2 plus I3। क्या होगी सर्किट में करंट? I is equal to I1 plus I2 plus I3। Now I is what? V is equal to IR, then I is equal to V upon R। पैरेलल में है RP, V upon R1, V upon R2, V upon R3, V कॉमन हो जाएगा, 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and this is what? Equivalent resistance of resistors which are connected in parallel combinations। ये किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 upon RP। तो RP की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो अगर यहाँ पर N हो, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, 1 upon RP is 1 upon R1 plus 1 upon R2 and dot 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 plus 1 upon Rn। ये आ गया RP, R1, R2, R dot 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 Rn। ओके, तो याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current is different but voltage is same. In series combination electric current is same but voltage is different। क्यों voltage different होता है? लोकेशन देखिए बदल रही है, यहां से यहां तक पहले यहां पर पोटेंशियल आया, फिर इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप हो गया, फिर आगे बढ़ा, इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप हो गया, फिर इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, ये तीनों उसको एक साथ मिले, तो तीनों पे वो सेम जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम, लेकिन यहां पर डिफरेंट, यहां पर करंट सेम, लेकिन यहां पर डिफरेंट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वीडियो में हमने कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। मतलब अमीटर को यूज किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वाई? तो आई होप कि आपको अभी आंसर मिला होगा। अमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, इसीलिए उसको सीरीज में यूज करते हैं। और वोल्टमीटर को पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है, इसलिए वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो याद रखिएगा वोल्टमीटर इज यूज्ड इन पैरेलल because voltage is same in the parallel combination।
and ammeter is used in the series combination because current is same in the series combination. तो आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा. चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको और क्लियर करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. आइए, तो अभी हम लोगों ने सीखा, उन्हीं की बेसिस पे हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि पहले कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते हैं. बहुत इजी है. देखिए पूछा है आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इन तीनों में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कि इतनी बड़ी सर्किट को हटा के एक लगा दें और उसकी वैल्यू क्या हो. चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा. देखिए 5 5 5, तो इस 5 को देखिए, ये रहा ए बी. अगर आप देखें तो ये ए बना हुआ है, तो अगर यहां से आप देखें तो ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टेड है. तो ये 5 और 5 किसमें है? सीरीज में. तो मैं बोल देता हूं R डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम. ये दोनों हो गए किसमें? सीरीज में. तो अगर मैं नया फिगर बनाऊंगा तो इसका फिगर यूं बनेगा कुछ. ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10. 10 और 5 को देखिए, ये दोनों एक दूसरे से कैसे दिख रहे हैं? इन दोनों के टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्टेड नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही जगह से दो के दोनों कनेक्टेड है, ये भी और ये भी. तो ये दोनों पैरेलल हो गए. तो ये पैरेलल निकालते हैं. एंड R डबल डैश, तो 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन R डबल डैश is equal to 10 5 to 1 and R double dash is equal to 10 upon 3. ये आ गया 10 upon 3 ओम आ गया. यानी इन दोनों को हटाकर हम इतना लगा सकते हैं. तो हटा देते हैं. ये हटा दिया और हमने क्या लगा दिया? 10/3 ओम. तो अब इन तीनों को देखिए, तो ये तीनों किसमें है? सीरीज में है. और हम इन तीनों को निकालना जानते हैं. R इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10/3. 10 10 20 23 जा 60 60 10 70. R इज इक्वल टू 70/3 ओम. आ गया? ये आ गया. यानी इसको हटाकर आप 70/3 ओम का एक रजिस्टर लगाइए और ये पांचों रजिस्टर के बराबर वो अकेले काम करेगा. सेकंड देखो भैया. हाँ, ये भी थोड़ा सा कठिन है. तो इनको देखो, यहां से देखिए, यहां से उंगली रखते हैं तो उंगली हटानी नहीं पड़ती है. यहां पे आते हैं, यहां पे आते तो एक इधर एक इधर. तो जहां रास्ता मिल गया रुक जाओ. यहां रुक गए. अब फिर वापस आओगे तो फिर यहां तक. तो देखिए जरा 1 2 3, इस रास्ते में कहां कौन कौन मिला? 5 2 3. और ये सब कैसे हैं? इससे ये कनेक्टेड, इससे ये कनेक्टेड. और ये सीरीज वाला कहानी नहीं है. तो 5 2 3 क्या हो गया? R डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम. आ गया? आ गया. तो इन तीनों को हटाकर हम 10 ओम लगा सकते हैं. लगा देते हैं. ये हट गया, ये हट गया और इन तीनों की जगह पर हमने क्या लगा दिया? 10 ओम. इन इसको 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 तीनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5. देन 1 अपॉन R इज इक्वल टू 10. 1 प्लस 1 प्लस 5 2 जा 10 एंड R इज इक्वल टू 10 अपॉन 4. ये आ गया. आया? तो इस पूरी इन तीनों को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं? 10 अपॉन 4. सी देखिए, थोड़ा सा या तो ज्यादा कठिन लग रहा होगा पर है बिल्कुल नहीं. कैसे? पीछे से ही स्टार्ट करेंगे. ए बी 5 5 10 5 5 10 तीनों किसमें है? सीरीज में है. तो 5 5 10 और 10 10 20. तो पीछे से इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 20. क्या लिख सकते हैं? 20. ये लिख दिया. 20 और 2 एक दूसरे से कैसे हैं? ध्यान से देखिए, पैरेलल में हैं. तो आप लिखते हैं 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 20.
2 10 जा 21, देन R डैश इज इक्वल टू 20 अपॉन 11 ओम। तो इन सब को हटाते हैं और इस वाले सर्किट को हटाकर हम क्या बना लेते हैं, इसे क्या क्या लगा देते हैं यहाँ पे 20 अपॉन 11 ओम लगा दिए। ये और ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। फिर से करेंगे R डबल डैश इज इक्वल टू 20 अपॉन 11 प्लस 2, then R double dash is equal to 20 plus 22 upon 11 and R double dash is equal to 42 upon 11 ohm। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख देंगे, ये अपॉन 11 ओम ये लगा देंगे। इन दोनों ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को भी सही करते हैं और पैरेलल वालों को ऐड करते हैं। अब डबल डैश तो यूज कर चुके, ट्रिपल डैश यूज कर दो। पैरेलल 6 प्लस 1 अपॉन R2 होगा तो R2 की जगह बेटा 42 यहां और 11 ऊपर, तो क्या आ जाएगा 42 7 11 1 अपॉन R ट्रिपल डैश, देन R ट्रिपल डैश इज व्हाट 42 अपॉन 18। ये आ गया, यानी इन सबको हटाएंगे और ये क्या आ जाएगा 42 अपॉन 18 और ये हट गया। थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो बार बार पीछे करके देखते जाइएगा। और अगर आप तो इरेज कर नहीं पाएंगे इस तरीके से तो अपनी कॉपी में बार बार ड्रॉ करिएगा। और ड्रॉ करने से क्या होगा, जो भी इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और जब आप ड्रॉ करते आते हैं तो आपको दिखता जाता है, जैसे ये तीनों किस में दिख रहे हैं आप, सीरीज में। और ये तीनों का अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इसके साथ होगा पैरेलल में और वो पैरेलल इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं कर देता हूं 1 3 4 और 42 अपॉन 18 ये क्या आ जाएगा। अब आप 3 डैश तो हम यूज कर चुके हैं, इसको कुछ बोल देते हैं बेटा। सपोज दिस इज R1 नहीं ठीक होगा बोलना, इसको क्या बोले, चलो कुछ बोलते हैं, सपोज R4 यही हो जाएगा और क्या। तो 1 3 4 प्लस 42 अपॉन 18 18 4 जा 72 72 और 42 कितना 1 2 2 4 7 4 11 112 18 आ गया। ये आ गया, यानी इन सब को हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 112 और ये भी हट गया और ये भी हट गया। थोड़ी सी वैल्यू मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया तो कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। बुक में आप देखेंगे तो बहुत इजी आता है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और जो भी सॉल्व करोगे 5 के साथ वो क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहली चीज एक बात याद रखिए कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में, इसके बिना पेपर अधूरा है। हमेशा पेपर में आता है। ऐसा हो सकता है कि पेपर में इक्विवेलेंस नहीं पूछे, आपसे ये पूछ ले कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसके क्रॉस या इसके किसी भी एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करिए या और कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए वो कह सकता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाइएगा। हम बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस को और क्लियर करके बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक कर आगे बढ़ा दीजिए, और भी जो 10th वाले बच्चे हैं उनको भी बताइए।